शुरू किए। अ, अनुस्वार के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिया नेट के मुख्य प्रबंधक और मालिक, लेकिन इससे भी बड़े साहित्यकार संजीव कुमार जी से बात करेंगे। संजीव जी इन दिनों बहुत लाइमलाइट में हैं, सभी दृष्टियों से। एक तो उनके 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। दूसरे यह भी कि इन्होंने अनेक लेखकों की पुस्तकों का प्रकाशन इंडिया नेट के माध्यम से किया है और अनुस्वार पत्रिका अपने कुछ ही अंकों के बाद बहुत अच्छा स्थान और चाहत पा रही है पाठकों की। तो आज के इस संवाद में हम डॉक्टर संजीव कुमार से ये उनकी सृजन यात्रा, उनकी जीवन यात्रा और आज के समसामयिक विषयों के संदर्भ में बात करेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए संजीव जी। नमस्कार सर। ये मेरे नमस्कार। लिए आप ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आपके द्वारा आज मेरा साक्षात्कार किया जाएगा। मैं आभारी हूँ। मेरा भी सौभाग्य है और अच्छी बात यह है कि कभी अज्ञेय लिखते थे आंगन के पार द्वार, और आज आप आंगन के पार द्वार हैं और मैं अपने देश के आंगन में हूँ। अलग बात है कि एक दो दिनों में आप वापस इसी देशी जमीन पर आ जाएंगे। जी। आ, लेकिन ये तय है कि आज का साहित्य इस माने में प्रवासी भी और वासी भी आ, बहुत आकार ले चुका है। और आपकी तो यात्राएं जीवन भर की आ, उस जमीन से स्वदेश से परदेश तक लगातार रही हैं। तो कहीं न कहीं ये पूरा संसार जो प्रवासी जीवन का भी है और देश के जीवन का भी है, आपके साहित्य में समाया हुआ है। हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक बात अच्छी लगी आज, वो इसलिए कि मैंने आपका जब जीवन वृत्त देखा तो 4 फरवरी आपका जन्मदिन है, जी। 5 फरवरी मेरा है, और आगे अगर कहूं तो 6 फरवरी कवि गीतकार कवि प्रदीप का है। अरे तो वाह। लगातार ये जो तीनों तिथियां हैं वो मेरे लिए बड़ी मूल्यवान हो गई हैं। एक बात ये भी है कि ये जो महीना है फरवरी, यूं तो 28 या 29 का ही होता है, पर है बड़ा वासंती। तो आपके जीवन में भी उसी प्रकार के सवाल आए होंगे। इस दुबली पतली काया में आपने इन वासंगी रंगों को कैसे छिटकाया? जय हो, जय हो। आपने प्रश्न किया मेरे से। हाँ, आपसे सवाल किया। देखिए, हमारा जो जन्म है वो 4 फरवरी को प्रातःकाल हुआ था। और ये कानपुर में हुआ था। और उसके बाद हमारी जो शुरू की रिहाइश थी, बचपन की जो दिन थे वो हमारे गांव में बीते, जो वहीं से करीब 20 किलोमीटर इनसाइड था, रिमोट में था। तो हमारे दिन वासंती ही बीते 10 वर्ष तक, जब तक कि हम शहर नहीं गए। तो 10 वर्षों तक मैंने प्रकृति की गोद में ही बिताया। वही क्या बात है। बगीचे वही बगीचे, वही खेत खलिहान, वही नदी नाले, वही ताल तलैया, झीलें, फूल, पत्ते, इन्हीं के बीच में गुजरा। ये आपके उस काल का छायावाद था जो बचपन का है, और आज जो आप जीवन जी रहे हैं वो समकालीन कविता का है। जी। और आपने इन दोनों क्षेत्रों में कहीं न कहीं अपनी दिलचस्पी आलोचना में भी और रचना में भी कहीं दिखाई है। पर एक बात बड़ी अजीब सी लगती है और सचमुच में बड़ा आश्चर्य डालती है कि आपकी सारी शिक्षा वाणिज्य, कानून और प्रबंधन की है, तकनीक की है। जी। तो प्रबंधन के पठार में ये नदी जो साहित्य की वो कैसे बहा पाए, क्योंकि जमीन तो बहुत सूखी है और साहित्य की जमीन तो बड़ी गीली है। देखिए, मेरा स्पष्ट उत्तर ये होगा कि कविता मेरी बचपन की मोहब्बत है। तो अरे वाह। उसे दिल से जुदा नहीं कर सकते हैं, जी कहीं भी जी जाएं। जी। दूसरी चीज़ क्या है कि 1975 में जब मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई,
उसके बाद से जो मेरा अध्ययन भी चलता रहा और लेखन भी चलता रहा। पढ़ाई एक तरफ और लिखाई एक तरफ, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन अध्यवसाय के कारण मैं लाइमलाइट में नहीं आ सका, क्योंकि मैंने कभी किसी से संपर्क ही नहीं किया, कभी कोई कविता भेजी नहीं। शुरू में जरूर सरिता वरिता में भेजी थी कविताएं जो छपी, लेकिन उसके बाद मैं अपने अध्यवसाय में गुम हो गया, फुल कहना चाहिए फोर्स के साथ में। तो अभी 2015 में जब मैंने शैक्षिक अवकाश ग्रहण करने का फैसला किया, जो 4 फरवरी 2016 से हुआ, उसके बाद मैंने सबसे पहले ये सोचा कि इन आगामी 10-15 सालों में हमें अपने लिए काम करना है। बहुत बढ़िया तब साहब। और तब अच्छी बात ये लगी कि आप फाइलों से निकल करके किताबों में आए। जी। तो तो ये बड़ा सुखद पक्ष है, क्योंकि प्रबंधन में तो फाइलें ही फाइलें होती है और साहित्य में किताबों की दुनिया है, और आपने अकेले नहीं जिया, सबके साथ जीने की कोशिश की है। सर, आपको 2 बातें और बताना चाहूँगा। जी पहली ये कि कानून की बैकग्राउंड होने के फलस्वरूप हमें किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, और इसीलिए बहुत सी जगहों पर हमारे एनालिटिकल विचार जो है ना वो आपको पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये रही कि प्रबंधन होने के कारण समय के प्रबंधन पर भी हमारे एक अनुशासन बनाना आसान हुआ, और फ्लो चार्ट के हिसाब से किताबों के सृजन का काम भी वैसा ही रहा। तो रिजल्ट ये हुआ कि हम कम समय में अधिक लिख सकें। जो काम बहुत 25 साल में करना चाहिए था, वो काम हमने 5 साल में पूरा करने की कोशिश की। तो बिल्कुल। जो किताब 1 साल में पूरी हो सकती थी, वो हमने 4 महीने में करी। इस तरीके से प्रबंधन का फायदा हमने यहाँ उठाया है। समय प्रबंधन और कंटेंट, यानी जो सृजन है उसका भी प्रबंधन, और उसके बाद में उसका सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, वो सारा कुछ हमें प्रबंध के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो दोनों ही बहुत ही हमारे लिए बढ़िया। सहायक रहे। अच्छा, ये बताइए कि कानून भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, और साहित्य तो परम अभिव्यक्ति है स्वतंत्रता की। जी। तो इन दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामान्य स्थिति में तो कुछ भी कहने के लिए होती है, लेकिन जब वो संविधान का हिस्सा बन जाए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, तो उसका मूल अर्थ ये समझना चाहिए कि सरकार के विरुद्ध और अपनी किसी भी समस्या के संदर्भ में आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो सियासी और प्रशासनात्मक फ्रीडम है। जी जी, बिल्कुल और सही, जबकि बहुत सही कहना है। और जबकि हम अपने का साहित्य की बात अगर करें, तो ये आत्मिक फ्रीडम है, आत्मिक स्वतंत्रता है कि कोई कुछ भी लिखते हैं। जब तक हम बहुत सियासत को और जब तक हम धर्म आदि को, समाज को चोट पहुंचाने वाले या समाज को किसी प्रकार से प्रदूषित करने वाले विचारों के बारे में नहीं लिखते हैं, तब तक हम संविधान को हिट नहीं करते और ये अपने बहुत सही सुचारू बात रूप कह से रहे हैं चले आप, जाते क्योंकि जंग कहीं न कहीं जो आ गई है पुरानी चीजों की वजह से, उनको छुड़ाने के लिए चोट करनी पड़ती है। हैं। जी सर। पर मेरा एक सवाल है कि वकील का कोट भी काला होता है और किताबों के अक्षर भी काले, दोनों में ये समानता है। पर बहस के शब्दों में और सृजन के शब्दों में आप कैसे फर्क महसूस करते हैं? नहीं, बहस के शब्दों में तो किसी केस के जो फैक्ट्स हैं या जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनके आधार पर बहस होती है। उसमें अपना डिफेंस या ऑफेंस निकाला जाता है। लेकिन जहाँ तक आत्मिक अभिव्यक्ति का सवाल है, वहाँ पर तो इस तरीके की चीज़ नहीं होती। एक फायदा, जैसा कि मैंने बताया, ज़रूर होता है कि आप विश्लेषणात्मक तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं जब, तो उससे आपको किसी भी चीज़ को माइक्रो लेवल पर देखने की आदत हो जाती है। और अगर माइक्रो लेवल पर आप किसी विषय पर विचार करेंगे, तो आपका जो कथानक है, आपकी जो प्रस्तुति है, वो निश्चित रूप से डिफरेंट होगी और लोगों की तुलना में। पर कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छे वकील होते हैं, जैसे नानी पालकी वाला, ये कई बार अपने बहसों में कुछ कोटेशंस को जो शेक्सपियर के होते थे
या कोई गजल होती थी या अन्य चीज ले आते थे, और मुझे लगता है कई बार वो बहस भी बड़ी लिटरेरी हो जाती थी, मतलब साहित्यिक परस वाली। तो क्या जी, इसकी उपयोगिता पाते हैं कानून की भाषा में? देखिए इसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि कई बार इससे ह्यूमर पैदा किया जा सकता है। कंडीशंस को, आर्गुमेंट के टाइम की जो माहौल होती है उसको थोड़ा लाइट किया जा सकता है, हल्का किया जा सकता है। और कभी कभी सामने वाले जज को अगर कविता पसंद हो तो उस कविता के थ्रू खुश किया जा सकता अच्छा अच्छा। है। अ, आप प्रवासी भी रहे बरसों तक और देशवासी भी हैं, तो मैं प्रवासी साहित्य देशवासी, में। मैं देशवासी ही हूँ विशेष करके। हाँ, लेकिन बाहर काफी रहे हैं, मतलब बहुत हूँ। काफी बहुत रहे हैं। तो जी एक तरह से वो प्रवासी मन भी रहता है और एक स्वदेशी मन भी रहता है, दोनों में जी मैं भेद नहीं करता हूँ, क्योंकि अब ये भेद तो जी जी दुनिया छोटी हो गई, ग्लोबल हो जी गई, तो समाप्त हो जी गए हैं। जी जी। पर क्या इसका अंतर ताना, इसका जो इंटरनेट होता है भीतर का, वो किस प्रकार का अलग अलग या महसूस करते हैं, या पूरी दुनिया को एक तरह से देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो सवाल आता है कि प्रवासी साहित्य है क्या। तो प्रवासी साहित्य, हम हमारा अपना विचार है कि प्रवासी साहित्य किसी प्रवासी के द्वारा लिखा गया साहित्य ही नहीं होता, बल्कि उसमें प्रवासीपन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम यूएसए में बैठे हुए हैं और इंडिया के यानी भारत के व्यवस्था या विचारों के ऊपर लिखते हैं, तो वो प्रवासी साहित्य नहीं हुआ। प्रवासी साहित्य तो वो होगा जहां आप रह रहे हैं, वहाँ की सर्कमस्टांसेस को, वहाँ के फैक्ट्स को, वहाँ की व्यवस्था को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के साहित्य को, वहाँ के सामाजिक परिवेश को अगर आप एलाबरेट करें या उस पर आप लिखें, तो वो प्रवासी साहित्य माना जाना चाहिए। लेकिन प्रायः ऐसा होता नहीं। पहली कैटेगरी का जो मैंने बताया वही जी साहित्य आता है। और मैं प्रवासियों से कहता हूँ कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो इसको लिख करके। जी आप जी। अपनी अगर भारत की यादों को ही लिखते रहोगे तो उससे भारत में ये तो नहीं पहुंचेगा कि जहां आप रह रहे हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ की साहित्य क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है। इन चीज़ों का आप संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा विचार तो ये है कि प्रवासियों को अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, और जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ के बारे में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे ज्ञान भी बढ़ेगा और साथ ही साथ साहित्य समृद्ध भी होगा। अच्छा, फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जमीन उनके अंदर स्मृति के रूप में उगी होती है, तो दोनों जमीनों का कंट्रास्ट कहीं न कहीं उनके अंतर विरोध के रूप में या किसी न किसी रूप में, भावनात्मक रूप में आता है, और वो बिल- काम का है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वही चीज आनी चाहिए कि क्या कंट्रास्ट है, क्या समानता है, किस तरीके के वहाँ का परिवेश है और किस तरीके की वहाँ की संस्कृति है, वो चीज लिखी जाए। और क्या क्या उनको कोई कष्ट हो रहे हैं वहाँ पर, उन चीज़ों पर अगर लिखा जाए तो ज़्यादा समीचीन होगा, बजाय इसके कि प्योर भारत के ऊपर ही लिखा जाए। बाकी बहुत सही कह रहे हैं। प्रकृति वगैरह के वर्णन के लिए तो वो सब जगह प्रकृति एक है। उसकी उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा हाँ, सा लेकिन सामाजिक जीवन की जो अलगाव है वो तो अपने डिफरेंट है, और वो उनको लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए, तभी तो कंट्रीब्यूशन होगा, तभी तो आप साहित्य को समृद्ध कर सकते हैं, वरना समृद्ध समर्थ क्या करेंगे। आप भी वही लिख रहे हैं जो इंडिया में बैठा आदमी लिख रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। संजीव जी, मैंने आपकी एक काव्य पुस्तक पढ़ी है, संग्रह पढ़ा है, खामोशी की चीखें। जी सर। मुझे बड़ी अच्छी लगी, और उससे बात करने का भी एक अवसर आया था। जी सर। इसकी भूमिका में आपने कश्मीर, कश्मीर की बजाय मैं काश्मीर कह रहा हूँ क्योंकि वही सही शब्द है, तो कश्मीर का इतिहास भी आपने भूमिका में लिखा है। जी तो ये जो आपके भीतर कश्मीरियों के लिए संवेदन आया, तो कश्मीरी पंडितों के जिनका पलायन हुआ है उनसे साक्षात्कार के माध्यम से, या इलेक्ट्रॉनिक या पेपर मीडिया के माध्यम से जो चीजें आती उनके माध्यम से? देखिए दृष्टांतों का जो संकलन किया गया है, 50 दृष्टांत हैं उसमें, 52 कविताएं हैं, 50 दृष्टांत कश्मीर के हैं। तो दृष्टांतों का जहाँ तक सवाल है, उसको प्राप्त करने के लिए कई स्रोतों का प्रयोग किया गया, जिसमें दोस्त भी शामिल हैं जिन्होंने हमको सूचनाएं दी, और मीडिया भी शामिल है, और लिटरेचर भी शामिल है, और लोगों जी के साक्षात्कार वगैरह भी शामिल हैं। तो समस्त प्रकार से अध्ययन करके उसमें से कुछ छांटे गए दृष्टांत जो वास्तव में लिखने के काबिल थे, उनको मैंने किया। लेकिन जी सबसे ज़्यादा अनुभव जो मुझे रहा वो हमारे एक बहुत
निकट मित्र थे, निकटस्थ मित्र थे, मिस्टर कॉल। उनकी फैमिली का डिस्ट्रक्शन जो हमने देखा और उनसे उनके साथ जिस तरीके से हम जुड़े हुए थे, तो उनसे जो जो समाचार हमें प्राप्त हुए और कैसे उनकी पूरी पूरी फैमिली तबाह हो गई, वो सारी चीज़ें देख करके हमें कुछ गहराई से पता चला और बातचीत उनसे करके काफ़ी सूक्ष्म तत्वों का पता चला, और उन्हीं को आधार लेकर के और अन्य सूचनाओं को, उपलब्ध सूचनाओं को लेकर के मैंने उस किताब में दृष्टांत लिखे। ये बहुत ही दृष्टांत भी है, और उसके दृश्यावली में जो एक करुण संवेदन है वो जी। बहुत गहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई लोगों ने आ, कई लोगों ने ऐसी टिप्पणी की है कि कश्मीर फाइल्स की जो फिल्म आई थी, उसके दृष्टांतों की तुलना में खामोशी की चीखें के जो दृष्टांत हैं वो ज्यादा मार्मिक और संवेदनशील हैं। जी देखिए, जी पता नहीं, जी। हो सकता है कोई फिल्म बना ले इस पर भी। हाँ, संभव है। अब आपका क्या भरोसा, आप मतलब आ, वकीलों की दुनिया से आए, कविता इन प्रकाशन की दुनिया में आ गए, और अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर चले जाए तो आप भी इसमें समर्थ हैं। आपका क्या भरोसा है, वो भी आपका एक पटल हो सकता है। आपके मुंह में आपके सरस्वती कुछ हो। विषय, हाँ, आपकी कुछ पुस्तकें यद्यपि मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन बहुत सारे पौराणिक या मिथ की विषय हैं। तो आप रह तो रहे आज के जमाने में, तो पौराणिक विषयों को चुनने के पीछे आपका प्रयोजन क्या है? देखिए, हमारा ये विश्वास है कि संस्कृति और साहित्य से साक्षात्कार हर व्यक्ति का होना चाहिए, चाहे वो साहित्यकार हो या ना हो। जो साहित्यकार है उसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और बाकी अन्य लोगों को भी अपनी संस्कृति की छटाएं पता होनी चाहिए, छवियां पता होनी चाहिए। जी जी। तो बहुत सही। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने बहुत कुछ अध्ययन करने का अवसर मुझे मिला। तो मैंने वेद भी पढ़े, पुराण भी पढ़े, और महाभारत और रामायण भी पढ़ी, वाल्मीकि और व्यास की रचनाएं भी पढ़ी, और साथ में तुलसीदास जी की भी रचना पढ़ी। इसके अलावा और अन्य बहुत सारी किताबें पढ़ी। तो मुझे ये लगा कि सारे जो चरित्र आते हैं पुराणों में या महाभारत में, विशेषकर महाभारत पे काम किया मैंने, तो उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उनके बारे में सही सही विश्लेषण नहीं किया गया, उनकी मनस्थिति और मनोवैज्ञानिक तकलीफों के बारे में कोई बात नहीं कही गई। और बहुत जो बहुत सही। कहीं पर कुछ कहा गया है, तो वो भी मिथ की ज़्यादा ड्रामेटिक ज़्यादा है वास्तविक होने की बजाय। तो मैंने सोचा ऐसे चरित्र को उठा करके उसके बारे में अध्ययन करके उसकी मनोवैज्ञानिक, उसकी वास्तविक, सामाजिक और सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो क्या होना चाहिए था, तो मैंने उसी प्रकार से जैसे उसका। तिक्ष दक्षता या माधवी या किसी भी एक का संदर्भ दीजिए जिसमें कोई नई बात आज के संदर्भ में आई। देखिए, कोई स्पेसिफिक संदर्भ देने की बजाय मैं सीधे ये कहूँगा कि ये हाँ। सारे नारी चरित्र हैं। मैंने जी प्राय मतलब प्राथमिकता के तौर पर नारी चरित्र इसलिए उठाए क्योंकि नारियों को सब कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो उनके मन में ही रह जाती हैं। जी ऐसी हमारी सामाजिक व्यवस्था है। तो तिस्य रक्षिता को ही अगर ले लीजिए, तिस्य रक्षिता क्या थी? अशोक की तीसरी धर्मपत्नी या तीसरी महारानी की परिचारिका थी, जिसकी उम्र 20-22 साल की होगी। जी सुंदर थी, और उसका अट्रैक्शन सम्राट अशोक को हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। तो वो परिचारिका से रानी बनी, पहली चीज। तो एक छोटी सी कहावत कही जाती है, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़े टोढ़े जाए। तो जी एक तो जी। ये चीज अप्लाई करती है। दूसरी चीज ये अप्लाई करती है कि एक 65 वर्ष के 70 वर्ष के पुरुष को ये संभव नहीं है कि वो 20-22 साल की जो है ना महिला को, अपनी पत्नी को बराबर संतुष्ट रख सके और उसको सुख दे सके सर। जी। सारे जो वैभव की चीजें होती हैं वो वैभव की चीजें प्रेम से ऊपर हो जाते हैं, सॉरी, प्रेम से नीचे हो जाती हैं, और प्रेम सबसे ज्यादा सर पे चढ़ के बोलता है। बहुत उसी बहुत सही। उसी आवश्यकता में या उसी परिप्रेक्ष्य में उसने सोचा कि बाहर किसी से संपर्क करें या बाहर अंदर किसी से संपर्क करें। तो मुझे लगा कि बाहर संपर्क करना एक महारानी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसने घर में देखा
तो उसको अपनी पहली पत्नी के पहली जो उसकी सौत थी, उनके बेटे कुणाल के ऊपर उसका दिल आ गया। कुणाल जी। हंसमुख था, वीर था, रस रंग भी जानता था। तो वो उसे उसके प्रति आकर्षित हो गई और उसको प्रणय निवेदन कर दिया। कुणाल ने बोला कि मैं प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे माँ के दर्जे में हैं और मैं आपको वही मानता हूँ। तो उसने आंखें निकलवा ली। प्रश्न ये है, हमारी एनालिसिस ये है कि कैसे उसकी आवश्यकता होगी, कैसे उसको प्रणय निवेदन ठुकराए जाने पर किस प्रकार की मनोदशा हुई होगी, कैसा महसूस हुआ होगा, कितना उसे गुस्सा और जलालत महसूस हुई होगी, और उसके परिणाम स्वरूप उसने किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत कुणाल की आंखें निकलवा ली। तो ये जो मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां हैं, ये जो मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, और ये जो सोच है, या ये जो बदला लेने की भावना है, इस पर हमने विशेष रूप से देखा कि कैसे सोच सकते हैं। इस पे ऊपर कहीं नहीं कहा गया क्यों सोचा उसने, और सचमुच क्या उसकी गलती थी? नहीं, मेरे हिसाब से तिरस्चर्चिता की गलती नहीं थी। उसकी इतनी गलती जरूर थी कि उसने बदला लिया, लेकिन बाकी जो चीजें थी वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर की, स्वाभाविक प्रक्रिया है मन की, और वो उसको उसी के हिसाब से उसको जाना पड़ा। बहुत बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इन पुराने कथानकों को जब रचते हैं तो शब्दावली तो पूरी की पूरी उस काल की शायद आती होगी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, और हम आज के समय में जी रहे हैं। तो कैसे संस्कृत के तत्सम शब्द और आज की जो चलतू हिंदी है, इसके बीच में संबंध आप बिठा पाते हैं, या कौन सी भाषा को आप उपयोगी पाते हैं? देखिए, हम एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो सरल हो, सहज हो, लेकिन उसके साथ साथ उसकी काव्यात्मकता और उसकी रसात्मकता बनी रहे। शब्दों का खेल है, तो उनको इस तरीके से बिठाने की कोशिश की जाए कि वो आकर्षक भी लगे और साथ में सहज भी। तो मेरा प्रयास यही होता है, किसी भी ग्रंथ की रचना में या किसी भी कविता की रचना में मैं सहजता के साथ शब्दों का और शैली का प्रयोग करता हूँ। पर कभी ये आपको नहीं लगता कि क्योंकि संदर्भ अशोक के काल का है, हाँ, तो अशोक के काल को चित्रित करने के लिए कहीं न कहीं तत्सम शब्दों की ज्यादा आवश्यकता होती हो? जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ मैं तत्सम के शब्दों का प्रयोग करता हूँ। एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ, और जी। शायद आप उससे हमारी बात से एग्री करेंगे इस बात को। माँ पर आपने सुना होगा, बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। मैंने जी। पिता जी। पर पिता पर लिखा है। कविता है हम्म। पिता से, और शब्द इस प्रकार है। तुम सौम्य गगन, तुम सूर्य सहज, तुम सृष्टिकार, तुम मृदुमलयज, तुम शीतनि शिखर, तुम ध्रुव तारक, तुम धैर्य प्रवण, तुम सुख कारक, तुम क्या बात है। जीवन के आधार स्तंभ, तुम निर्देशक, तुम शुभारंभ, तुम प्रेमार्णव, तुम सुख किलोल, मेरे अधरों के प्रथम बोल, तुम प्रथम अंगुली, तुम पहला पग, तुम क्रीड़ा प्रिय, तुम पहला जग, तुम प्रथम संग, तुम अंतरंग, तुम नट तुरंग, तुम राग रंग, मेरे सुख हित, तुम त्याग मूर्ति, तुम अथक कर्म, तुम अमर कीर्ति, तुम संचालन, तुम संसाधन, तुम अजर स्रोत, तुम पारगमन, तुम ही अक्षर, तुम वर्ण प्रखर, तुम शब्द रूप, तुम वाक्य सुगर, तुम ही शिक्षा, तुम संस्कार, तुम ही जीवन सब विधि प्रकार, तुम शीर्ष पुरुष, तुम निर्विकार, तुम विश्वरूप, तुम महाकार, तुम मधुर गीत संगीत राग, तुम सकल तीर्थ काशी प्रयाग, अस्तित्व मेरा वरदान तेरा, अस्तित्व मेरा वरदान तेरा, स्वीकृत होता तो प्रणाम मेरा। एक ये भाषा है। जी जी, बहुत ही बढ़िया है, बड़ा संतुलन है इसमें। और कितने विशेषणों को और कितने सादृश्यों को आप ले आए हैं, बहुत सुखद, बहुत सुखद। अच्छा, मेरा एक सवाल और था कि ऋतंबरा और उच्छ्वास, ये जो आपके संग्रह हैं, ये मनोभावों की अभिव्यक्ति हैं, और ये शब्दावली भी लगभग छायावादी है। पर छायावादी। जब आप मैं भी, यानी मी टू पर आते हैं, तो ये नारी पुरुष के दुष्चक्रों के दर्दीले पाठ बन जाते हैं। तो ये जी, तालमेल कैसे बिठाते हैं, क्योंकि आपकी विषयों की रेंज बहुत लंबी है? देखिए, सवाल ये उठता है कि आप क्या करने जा रहे हैं।
क्या लिखने जी जा रहे हैं और उसको किसके लिए लिखने जा रहे हैं, उसके आधार पर होगा। अब जैसे आपने रितंबरा की बात करी, तो उसमें हमने उषा काल पर जैसे लिखा है, अरुण अरुण सा गगन क्षितिज पर बिखेरती मुस्कान, उषा पहनकर निकली स्वर्णिम किरणों के परिधान, आभा दीप्त सौम्य मुखमंडल स्मृतिमय नयन युगल, रूप राशि को देख हो उठे विहग मौन चंचल, वक्षोजों पर धरे कलश अरुणिम ज्योतिर्मय बिंदु, नभ गंगा में मुरझाई सी रजत कमलिनी इंदु, मुदने लगी तारकों की पलकें थक कर उन्मान, मौन निशा चल दी समेट कर नभ से तिमिर वितान, आकुलता में रोई रजनी सारी रात असार, आंसू के मोती समेट ले आई उषा उदार, शशि का मौन साक्ष्य सिहरन से कापी सुहद शरीर, आंचल में भर तुहिन पुलक में तर दल भरवीर, चेतनता का स्पर्श जगत में मंगल ज्योति प्रसार, जीवन में जीवन को लाई देखो उषा का उतार। तो ये भाषा है। इस जी जी इस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं तो उसका प्रवाह डिफरेंट है। जी तो ये कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ विषय और किसके लिए लिख रहे हैं दोनों के हिसाब से अगर मैच कर जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारी जी प्रयास है। जी। एक और छोटा सा ये तो चीज। आपने नए विषयों को भी छुआ, मी टू को भी छुआ, बहुत अच्छी बात है, नए विषय को छुआ। जी सर। अच्छा, एक बात और ये बताइए कि आजकल अ, विमर्शों का जमाना है, खूब चल रहे हैं विमर्श, और कोई किन्नर पर, कोई किसी पर, कोई आदिवासी विमर्श वगैरह वगैरह। तो आप इस विमर्शों के फैशन में होकर के विषयों को चुनते हैं, या नहीं समकालीन जीवन की हलचल नहीं आपको नहीं बाध्य नहीं करती नहीं नहीं, समकालीन जीवन को हम देखते हैं और गहराई से देखते हैं। एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। है? जी खंडहर हो गए घरों से, खंडहर हो गए घरों से, अब भी झांकता है कोई एहसास, अब भी आ जाती है कोई आवाज, और अब जी, भी पांव चल पड़ते हैं अनायास। क्या सच बात है। मानो छायाओं से घिरे सन्नाटे में, चटकते अस्तित्व में और सोते संतापों में, एक शहर अब भी संभावना है। ये शहर बहुत बढ़िया। दो शब्दों में प्रयोग किया है, दो अर्थों में जी, प्रयोग किया है। शहर माने सवेरे और शहर माने जी, सिटी। तो शहर अभी संभावना है। जी। सच मानो छायाओं से घिरे सन्नाटे में, चटकते अस्तित्व में और सोते संतापों में, एक शहर अब भी संभावना है। आपने, मतलब एक क्रिकेट वाले सेंचुरी लगाते हैं तो बड़े बल्ले बल्ले उछलते हैं, और आपने जो सेंचुरी मारी है किताबों की, और वो भी आज के इस समय में 2022 में, तो जी जमीन से कितना ऊंचा आप कूद पाए, या ये कितनी प्रसन्नता हुई पाठकों के बीच में? देखिए, बचपन से ही मैं जमीन से जुड़ा रहा हूँ और जमीन से जुड़ा रहूंगा। मुझे कोई भी सफलता या कोई भी सम्मान या कोई भी पुरस्कार अपनी जगह से नहीं हिला सकता। मैं सामान्य तौर पर सामान्य आदमी हूँ, दाल रोटी खाने वाला, एक प्योर वेजिटेरियन, और सामान्य जीवन जीने वाला। मैं वैसा ही हूँ, वैसा ही रहा हूँ और वैसा ही रहूँगा। अब एक बहुत आपको मैं बढ़िया। छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगा इसी संदर्भ में, जी भाषा के संदर्भ में, कि हम दूसरी तरीके से भाषा कैसे प्रयोग करते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो ये गीत का नाम है बेल से मेल। बेल होती है ना, जी 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 क्रीपर, को लिखा जी। है। ओ मेरे बाबुल हम ई है जानी, ओ मेरे बाबुल हम ई है जानी, कि हम नहीं अंगना की बेल रे, कि क्या बात है। अंगना जो बदले तो बेल सुखाए, अंगना जो बदले तो बेल सुखाए, हमरा का बेल से मेल रे, बेल से गई बीती हमका समझ के, अंगना दिया है बदलाए रे, और जन्म से पली बाबुल यही अंगना में, अब क्या जो गई मुरझाए रे, बहुत हुई बढ़िया। अंगना की माटी ना मिली है, हुई अंगना की माटी ना मिली है, तो बेल तो जइए भरमाए रे, हुई अंगना में बरखा ना आई है, तो को हमें ली है बचाए रे। प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग है। बेल जी तो खाद और पास न मिली है, तो कैसे ही बेल बढ़ाए रे,
नए माली का भेद समझिए न, मैं माली का भेद समझिए न, नोच जो दिए फिकवाए रे। बहुत घर में बढ़िया। रहूंगी सब मान तुम्हारे, घर में रखूंगी सब मान तुम्हारे, आने न दूंगी कोई आँच रे। मेरे किए मैं जानू रे बाबुल, लिख सकूं ना मैं बाँच रे। क्या बात याद है, क्या जो बात। करी हो आंसू बहाइयो, याद जो करी हो आंसू बहाइयो, कैसे जिया समझाए रे। हम हूं तो रोए तो सुन मोरे बाबुल, लइयो जिया दरगाह रे। तो क्या बात है, क्या बात है साहब। ये लिख रहे थे आ, हाँ, उन्हीं मुझे के लोक साहित्य मैंने पढ़ा है। और खास तौर से एक पंक्ति मुझे बहुत याद आती है, बाबुल मैं तो तेरे बाग की चिड़िया। चिड़िया। तो हाँ, सचमुच में आज के संदर्भ में लोक साहित्य लगभग लिखा तो जा रहा है, लेकिन लगभग छिटक सा गया है। तो इन दिनों जो छिटका हुआ जो लोक साहित्य है, नए समाज में उसकी क्या प्रासंगिकता, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए लोक साहित्य ऐसा है जिसे अमर कहना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा है जो आपको संस्कार भी देता है और संस्कृति से भी मिलाता है। हर जगह की जो संस्कृति होती है, हर जगह की जो विचारधाराएं होती हैं, हर जगह की जो रीतियां होती हैं, वो लोक साहित्य के द्वारा आप में समाती हैं। हमने लोक साहित्य पर एक विशेष रूप से काम किया है। भारत का भारत की लोक कथाएं और विश्व की लोक कथाएं सीरीज में मैंने ये किताबें आपके पब्लिश करी 12 किताब, जी जी। 15 किताबें हो गई हैं 15 हो गई इस है, समय अच्छा। भारत की लोक कथाएं में। और अभी 3 किताबें पब्लिश हुई हैं विश्व की लोक कथाएं में। वैसे अनुमान ये है कि 20 कम से कम भारत की लोक कथाएं में हो जाएंगी और 10 विश्व की लोक कथाएं में हो जाएंगी। तो हम इस वाह प्रकार वाह, से क्या विभिन्न बात। प्रकार की कथाओं को इकट्ठा करके उनको जी प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं, जिससे एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे इस ऐसा साहित्य समग्रता के साथ उपलब्ध हो सके। जी, बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, ये बताइए कि आपने इस जमाने में प्रबंध काव्य लगभग, या खंड काव्य लगभग समाप्त से हो गए हैं, नहीं लिखे जाते। और लंबी कविताएं तो नरेंद्र मोहन और मतलब निराला भी देख लीजिए, निराला से लेकर के आज तक काफी लंबी कविताएं लिखी गई है। तो आ, इस प्रबंध काव्य के विधा को चुनने के लिए आप क्या बाध्य, क्यों बाध्य हुए? देखिए आपके पास संप्रेषण के 2 माध्यम उपलब्ध हैं। पहला माध्यम है पद्य का और दूसरा माध्यम है गद्य का। ठीक है ना। तो जब आप कोई कहानी कहना चाहते हैं तो या तो आप उसे गद्य में कह सकते हैं या उसे आप पद्य में कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी को पद्य में कहने से ज़्यादा अंतर तक जाती है, ज़्यादा प्रभाव डालती है, जबकि गद्य में लिखी कहानी उतना प्रभाव नहीं डालती। दूसरी चीज़ ये कि कविता एक इतनी विशद विधा है जिसमें हर कुछ कविता में लिखा जा सकता है। एक कहानी भी कविता में लिखी जा सकती है कथा काव्य के रूप में, एक उपन्यास भी कविता में लिखा जा सकता है। तो उपन्यास और कहानी जैसी चीजें जो कविता में लिखी जा रही हैं वही तो प्रबंध काव्य है। अच्छा, इसके अलावा आप व्यंग्य भी लिख सकते हैं, हास्य भी लिख सकते हैं, संस्मरण भी लिख सकते हैं। तो कविता ओरिजिनली मूल रूप से प्रथम विधा है जिसका प्रयोग साहित्य में हुआ है। बाकी जी सारी विधाएं उसके बाद आई, जैसे कविता के बाद नाटक आया और नाटक के बाद तब गद्य आया, गद्य के बाद फिर आलोचना आई, फिर गद्य को ही यात्रा संस्मरण, व्यक्तिगत संस्मरण, जीवनी और रेखा चित्र करा, आत्मकथा बहुत सारे आते। जी बहुत सारी खंडों में बांट दिया गया। लेकिन मूल तो काव्य ही है। तो इसलिए हमने काव्य के इस माध्यम को संप्रेषण के लिए चुना। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप पीछे जा करके देखें तो कविता ने लोगों को चेतना दी है, कविता ने लोगों को जागृत किया है, कविता ने लोगों को जोश दिया है, जबकि गद्य ऐसा नहीं कर सका कहीं भी। गद्य ने विचारधाराओं को जरूर जन्म दिया है, विचारधाराओं को जरूर पोषित किया है, लेकिन जो जोश जो चाहिए था, स्वतंत्रता संग्राम का ही ले लीजिए, जो जोश आपको वंदे मातरम गाने में आता है, सुनने में आता है, या प्रदीप की कविताएं सुनने में आता है,
तो वो जो जोश है वो और कहीं नहीं पैदा हो सकता, और किसी विधा से नहीं ये पैदा सही हो बात है। ये दिनकर को देखें तो सारी कविता ये आवेग की कविता है। सकता। आवेग की और ये कविता आवेग राष्ट्रीयता के लिए बहुत जरूरी, उस बहुत काल जरूरी में है। भी और आज भी बिल्कुल जरूरी ठीक, है। बिल्कुल और ठीक सच है। बात यह कि उस काल की कविताएं आज का पाठक जितनी याद रखता है, वो आज की कविताओं को याद नहीं रखता, उसकी जबान पर ये नहीं है। इसलिए क्योंकि कविताओं ने अपना कवित्व तो खो दिया है। अगर काव्यत्व तो खो जाएगा तो कविता कविता नहीं रहेगी। कविता की सबसे बड़ी विशेषता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्य जी अगर जी रसात्मक होगा तभी काव्य होगा। तो रस, गेयता, लय, इसको छोड़ करके अगर लिखा जाएगा तो उसे स्वीकार नहीं करेगा मन, क्योंकि वो कविता की तरह मन में चढ़ेगा ही नहीं। अब वो एक तरीके से गद्य हो जाएगा। और अगर वही चाहे तुकांत हो चाहे अतुकांत हो, चाहे छंद में लिखी हो या छंद तोड़ के लिखी गई हो, अगर उसमें काव्य काव्य तो है तो वो चलेगी, वो कविता का काम करेगी, वो प्रभाव डालेगी। लेकिन अदरवाइजली बहुत मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ कि कविता ही सबसे श्रेष्ठ विधा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जीवन की जो गहराइयां हैं, भाव परख और महसूस करने की, वो तो कविता से ज्यादा स्पष्ट होती है, लेकिन जो यथार्थ है वो आज के गद्य से ज्यादा। रामचंद्र शुक्ल इसीलिए कई बार कहते हैं कि आज का युग गद्य की सत्ता का युग है। गद्य की सत्या समाप्त हो चुकी है। यद्यपि मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी विधा कमजोर है, हर विधा अच्छी है और हर विधा अपने अपने तरीके से विषय का संप्रेषण पाठकों को करती है। लेकिन सवाल ये है कि कविता को वापस लौट के आना ही है। कविता के बिना चल नहीं सकता। आप थोड़ी सी एनालिसिस देखें। यथार्थ का मतलब क्या है? जो हमें दिख रहा है, जो जी वास्तविक है, जो धरातल हाँ पर है, वही तो जी यथार्थ है। हाँ तो हाँ यथार्थ को जब हम देख के समझ रहे हैं तो सुन के समझने में तो हमको कोई फायदा नहीं होगा ना। वो तो जी जी दोहरापन आ जाएगा उसमें कि हमने देखा भी हम्म, और सुना भी। हमें तो चाहिए कोई ऐसी चीज जो आत्मा से निकले और आत्मा को छू ले, तब तो वो सार्थक होती है। पर जी ऐसी संभावना यथार्थवाद में नहीं है। ऐसी संभावना प्रयोगवाद में नहीं है। ऐसी संभावना प्रगतिवाद में नहीं है। ऐसी संभावना सिर्फ छायावाद में है। तो छायावाद की करुणा, छायावाद की दया, छायावाद की सोच, छायावाद के राष्ट्रीयता शब्द भी, राष्ट्रीय जागरण धीरे भी। धीरे 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 मेरे हिसाब से मिक्स करना चाहिए। मैंने इसको, इस लिबरलिज्म को एक नया नाम दिया है, उदारवाद। और उदारवाद के अंतर्गत हमने अभी 7 किताबें पब्लिश की हैं कवि के मन से, और 7 किताबें और पब्लिश हो रही हैं डिफरेंट कवियों की। तो जी वो कवि के मन से, और उसमें मैंने कोशिश की है कि वो ऐसी ही रचनाएं हैं जो उदारवादी हों, जो दोनों चीज़ों को मिला के चलती हों। छायावाद की जी सहजता, छायावाद की प्रांजलता, छायावाद की करुणा, उसको आप यथार्थ के साथ में जोड़ के चलिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। जी। अच्छा, आपकी एक दिशा और है बाल साहित्य की। जी। और इन दिनों बाल साहित्य भी खूब लिखा जा रहा है। जी। पर क्या ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक जो पर्दा है वो बच्चों को ज्यादा आकर्षित करता है और बच्चे उसमें ज्यादा खोए रहते हैं? और वो जो आज का जो बाल साहित्य लिखा जा रहा है, वो बच्चों की पठन के अंतर्गत उतना लोकप्रिय नहीं है। मैं आता हूँ इस विषय पर। उसके पहले मैं आपको अपने प्रकाशन के अंतर्गत जो हमारी एक नई किताब गई है लंकेश्वर भाषा के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने स्फुट कविताओं की जी भाषा तो आपको सुना दी। लेकिन जी मैं एक एक छोटा सा खंड पढ़ूंगा लंकेश्वर का। प्रारंभ है। भाषा की और जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। जी श्रीहत, श्रीहत शशि कला क्षीण नभ पर। श्रीहत शशि कला क्षीण नभ पर, नीरव निशीथ का शांत प्रहर। कांपती पवन रह रह थर थर, विस्मित उडुगन निश्चल अंबर। आपदा सन्न था स्वर्ण नगर, विचलित रावण कुल कपिसुर नर। अविरल लंका का महासमर। तो हम कोशिश करते हैं कि प्रवाहपूर्ण भाषा जो है वो हो, और उसका एक साहित्यिक स्तर भी बना रहे हैं। जी। तो ये आपका बच्चों के साहित्य के हाँ, संदर्भ की बात कह रहा हूँ कि देखिए। अब ये बच्चे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम में कार्टून फिल्में या दूसरी फिल्में ज्यादा देखते हैं।
बाल साहित्य कम पढ़ते हैं, जबकि बाल साहित्य लेखकों के द्वारा खूब लिखा जा रहा है। तो उनमें कैसे सामंजस्य बिठाएंगे कि बच्चे उसके प्रति आकर्षित हों? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि बाल साहित्य क्या है। जी बाल हाँ। साहित्य अभी तक हम बड़ों के द्वारा लिखी गई, जो बच्चों के लिए लिखी गई चीजें हैं, कविताएं हैं या कहानियां हैं, उनको मानते हैं। मैं कहता हूँ बाल साहित्य का जो स्कोप है वो काफी बड़ा है। क्यों ना उसमें बाल रचनाकारों का साहित्य भी शामिल किया जाए, क्योंकि वो लिखते हैं तो वो अपने अंतर्मन की भाषा अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रयोग करके और अभिव्यक्ति करते हैं। हमने इस सिलसिले में बाल रचनाकारों पर काम किया है, और जी 6 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों की लिखी हुई कविताएं और कहानियां पब्लिश करी हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ये तकरीबन 1 दर्जन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये रचनाएं की हैं। बाल बहुत बढ़िया। साहित्य का बड़ों के द्वारा लिखा जाना कई बार मुझे थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है, और कई बार मुझे अतिरेक भी लगता है। लिखा तो मैंने भी है, कविताएं भी लिखी बच्चों के लिए, और कहानियां भी लिखी। फिर ये लगता है कि हम बड़े हो करके उतना नीचे छुटपन की बातों को कितना ध्यान रख सकते हैं, और उनमें कितना सहजता ला सकते हैं, और कितना सही अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी कारण से बाल साहित्य में कुछ कमी रह गई, और अभी इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत मुझे महसूस होती है। आलोचना भी आपके लेखन का एक बड़ा कोण है। महादेवी पर आपने लिखा, मुक्तिबोध पर लिखा, उद्भ्रांत जी पर लिखा। तो क्या आपने शास्त्रीय पक्षों को लिया या अपने हमने दो जो? हमने दोनों ही पक्षों को लिया है एक्चुअली। जो रचनाकार हमने उठाया, महादेवी जी को जैसे उठाया, तो महादेवी जी और मुक्तिबोध दोनों के बीच में कोई परिवर्तन, कोई जोड़ नहीं है, कोई समानता नहीं है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर अपने अपने विषय से शिखर पुरुष, शिखर व्यक्तित्व कहे जा सकते हैं। जी जी। लेकिन हमारा मन था कि कुछ मैं झांक के देखूं, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया। मुझे अभी भी बहुत संतोष नहीं है उस प्रकार के काम से, क्योंकि गद्य मेरा कमजोर है, इसलिए उतनी अच्छी चीज जो मैं लिखना चाहता था मैं वो नहीं लिख पाया। लेकिन फिर भी मैंने कथानक, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को ही उजागर करने का प्रयास किया इन किताबों में। जी जी। अच्छा, आप ये भी एक पक्ष रहा। आ, सचमुच में आपसे ये इतनी चर्चाएं और आपके काव्यात्मक उदाहरण भी पढ़े। थोड़े से एक मेरा पक्ष ये भी है कि आपने इंडिया नेट बुक्स के माध्यम से काफी बड़ा एक प्रकाशन का काम किया है और काफी लेखकों को आपने प्रकाशित किया है। जी। क्या आपको लगता है कि आपके प्रकाशन जितने हुए हैं उतनी पाठकीयता भी बढ़ी है? देखिए, कविता की पठनीयता कुछ कम है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जी फिर भी हमारी किताबों की, हमारी अपनी किताबों की भी ऑर्डर्स आते रहते हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे, और लोग उसमें रुचि ले रहे हैं। कुछ ऐसी किताबें हैं जिनका ज़्यादा जिनको ज़्यादा पसंद किया लोगों ने। जैसे उनमें से एक कोणार्क है, जिसमें हमने आपको भी जी। भेजा था कोणार्क हाँ। पीडीएफ फाइल। तो एक कोणार्क है, एक माधवी है, भानुमति के ऊपर काफी आया हुआ, इस अपनी चीखें, खामोशी की चीखें पे आया हुआ, और हमारी जो 100वीं पुस्तक थी आज की मधुशाला, जो मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की अपडेटिंग अपडेटिंग कर करके लिखी हैं। तो ये किताबें कुछ ज़्यादा चल रही हैं आजकल। जी। लेकिन आ, कविता के पाठक वैसे भी कम हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा कम तो रहती है जी अन्य। जी। अच्छा, ये जो अपनी पत्रिका निकल रही है अनुस्वार, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छा चयन और संपादन और कभी कभी एकाग्र जो आप निकालते हैं उससे किसी विशेष व्यक्तित्व पर आपका जोर होता है। तो पर ये जरूर है कि इस आपने इस पत्रिका को समावेशी बनाने के लिए एकाग्र के अलावा कई सारे रचनाकारों को भी इसमें जोड़ना निरंतर रखा है। तो इसको और प्रभावी बनाने के लिए क्या करते हैं? या तो संवाद लेखकों से या पाठकों से, या आपके मन में भी कोई योजनाएं हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं साहित्य के साथ साथ साहित्यकारों का अध्ययन भी करना जरूरी समझा, ताकि जी उनके अध्ययन करने से, उनकी प्रस्तुति समाज को करने से, साहित्यकारों के
नवोदित साहित्यकारों के लिए या उदीयमान लोगों के लिए ये संभव हो जाएगा कि वो उनकी बातचीत, उनकी चर्चा, उनके विचार सुने और सुनने के बाद उनमें से कुछ जो उन्हें आवश्यक लगे वो ग्रहण करें। इस संदर्भ में मैंने साक्षात्कार अभियान चलाया था। साक्षात्कार अभियान में मैंने दोनों मॉडल रखे थे, एक तो लिखित उत्तर आ जाए साहित्यकारों के, और दूसरा उनके साथ जो है ऑडियो विजुअल, जैसे हम आप हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं वैसे हमने भी कभी आपका साक्षात्कार किया था। तो इस प्रक्रिया में हमने 150 से ऊपर तकरीबन 165, जहाँ तक मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 165 साहित्यकारों का ऑडियो विजुअल जूम पर साक्षात्कार किया, और वो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं इंडिया नेट बुक्स के फोल्डर में। उसके जी बाद 101 साहित्यकारों की जो लिखित साक्षात्कार प्राप्त हुए थे उनको हमने पुस्तकाकार रूप दे दिया है। इदम नमम के नाम से किताब आ रही है, जी जिसमें जो 101 साक्षात्कार हैं, जिसमें 600 पन्ने की किताब है। तो ये शोधकर्ताओं के लिए हमने विशेष रूप से बनाई थी। एक स्टैंडर्ड प्रश्नावली पर, मानक प्रश्नावली पर हमने सबके इंटरव्यू लिए हैं, ताकि जी लोग अगर चाहे शोधार्थी चाहें तो उस तरीके से उसको उपयोग में ला सकते हैं। एक प्रश्न पर सब लोगों के विचार उपलब्ध हैं। जी तो जी ये तो हमने एक काम किया जिससे सामान्यीकरण हो सके और एक उपयोगी साहित्य उपलब्ध हो सके। अनुस्वार का जहाँ तक सवाल है, अनुस्वार में हमने दो तरीके अपनाए अभी तक। पहला ये कि एक अंक समग्र पे दे देते हैं हम, जी दूसरा अंक सामान्य पर देते हैं, फिर हम्म, तीसरा अंक समग्र पे दिया, फिर चौथा अंक सामान्य पे दे दिया। इस जी पॉलिसी या नीति के तहत हम चल रहे हैं। एक दूसरी चीज ये कि हम अभी ये नहीं डिसाइड किए हैं कि पहले हमने जिन बड़े शीर्षक लोगों के एकाग्र निकाले हैं उनकी तुलना में अब हम जूनियर्स के भी एकाग्र निकालेंगे, ताकि उनको विशेष उत्साह की आवश्यकता है। वरिष्ठों के तो बहुत सब छप चुके हैं जी एकाग्र और सब चीजें। तो कुछ रोस्टर रखेंगे कि एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ, एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ कैसे करते चलें, ताकि कनिष्ठों को भी ऊपर उठ के आने के मौका मिले और कनिष्ठों को भी लोग जानना शुरू करें, नहीं भाई इनकी क्या जी विशेषताएं हैं, क्या इनका व्यक्तित्व है, क्या इनका कृतित्व है। तो मैं इस नीति के तहत करने जा रहा हूँ। जैसे बहुत ही बढ़िया। पिछला वाला जो अंक था वो सामान्य अंक था, और उसके पहले वाला जो अंक था वो अपने क्या नाम, सहगल साहब, प्रेम जी, प्रताप सहगल साहब के ऊपर था। प्रताप सहगल पे था। हाँ, जी तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके वरिष्ठों के ज्ञान, वरिष्ठों के अनुभव, वरिष्ठों के विचारों का ज्ञान नीचे तक पहुँचे। उसी समय उसी के तहत ये भी हम सोचते हैं कि जूनियर्स को भी, कनिष्ठों को भी आगे आने का मौका मिले और उनके बारे में भी लोग जाने। जैसे आज हमारे बारे में कुछ लोग जानते हैं लेकिन सब लोग नहीं जानते। इतना विशद जी कार्य करने के बावजूद अभी जरूरी नहीं कि सब लोग मेरे को पहचानते हों या मेरा मूल्यांकन सबने कर रखा हो। तो मैं ये महसूस करता हूँ कमी, इसीलिए मैंने उदीयमान लोगों को भी आगे लाने का फैसला किया है। ये बहुत अच्छा कदम है। और आप सजीव भी हैं, संजीव भी हैं, और मतलब लोग पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक सवाल और मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आप आज तो अमेरिका में हैं और मैं चेन्नई में बैठा हुआ हूँ। चेन्नई में भी हिंदी का क्या हाल है अपन जानते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और अमेरिका में भी हिंदी बढ़ रही है, विदेशों में हिंदी बढ़ रही है। जी पर मैं एक बात देखता हूँ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में बेकन की रचनावली को लेकर के उन्होंने काफी काम सरस्वती में किया। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचना में इलियट, रिचर्ड्स और एवरक्रॉम्बी इन सबको लिया। बाद में भी कुछ आया तो जो न्यू क्रिटिसिज्म है या जो पश्चिम के आलोचक है वो हमारी आलोचना के पक्ष में आए। आज की पत्रिकाओं में हमें पश्चिम की आलोचना का पक्ष या पश्चिमी साहित्य का परिदृश्य बहुत कम दिखाई पड़ता है। क्या अपनी पत्रिकाओं को समृद्ध बनाने के लिए और वैश्विक बनाने के लिए ये कहीं अभाव लगता है? देखिए, मैंने अपनी पत्रिका में एक स्तंभ रखा है, अनूदित आलेख। जी
तो अगर किसी प्रकार का अनुवाद करते हैं किसी बाहरी हिंदी हिंदी इसके से इतर भाषाओं में, चाहे वो क्षेत्रीय भाषाएं हों या वो विदेशी भाषाएं हों, हम उसको स्थान देंगे। इसके अलावा अनुवाद कार्य के लिए हमने एक योजना भी रखी है। हमारी बीपीए फाउंडेशन जो हमारी एनजीओ है, वो जी अनुवाद कार्य पर ग्रांट देती है, पब्लिशिंग ग्रांट, और उस किताब को फ्री ऑफ कॉस्ट हम पब्लिश करते हैं। ये चीज़ें, क्योंकि मैंने कई प्रोग्रामों में ये देखा कि दक्षिण के जो लेखक हैं उनको प्रकाशन की परेशानी है, उनको ट्रांसलेशन की परेशानी नहीं, उनको प्रकाशन की परेशानी। तो मैंने इसलिए ये एक स्पेशल योजना चालू की है और इसके ऊपर कई जगह काम किया हुआ। कई किताबें मेरी इस तरीके से आई हैं, दो दो भाषाओं में भी किताबें आई हैं। जी और या ट्रांसलेटेड किताबें, तो हिंदी और इंग्लिश के ऐसी ट्रांसलेटेड बुक्स को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जी अब अनुवाद का जहाँ तक सवाल है, या भाषा के समन्वय का सवाल है, या दूसरी भाषाओं के साहित्य को हिंदी में समामेलित करने का सवाल है, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। मेरे विचार से ये स्थिति तब सुधर सकती है जब क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करके हिंदी के जानकार लोग क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य का अनुवाद हिंदी में जी। करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज ये कि वो हिंदी भाषा की ऐसे ही साहित्य को उठा करके क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित अनुवाद करके क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को समृद्ध करेंगे। जब तक जी ये दान प्रतिदान नहीं होगा, साहित्य की समृद्धता पर सवाल बने रहेंगे। आज प्रेमचंद कितने भाषाओं में उपलब्ध हैं? एक या दो भाषाओं में। लेकिन क्या प्रेमचंद को तमिल में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, या मलयालम में नहीं पढ़ा जाना चाहिए? तो इस काम की जी। भी जरूरत है। दूसरी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद हो रहा है, लेकिन हिंदी से दूसरी भाषाओं में अनुवाद की भी आवश्यकता मुझे लगती है। आवश्यकता है, ये वास्तव में सही बात है। भारतीय भाषाओं को भी समृद्ध करना चाहिए हिंदी के साथ। हमें सबसे बड़ा अचरज या विस्मय ये लगता है देख करके कि उत्तर भारत के जो लेखक हैं, जो हिंदी के लेखक हैं, वो दूसरी भाषाओं में जा करके कोई काम करने का की इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं के जो लेखक हैं वो अनुवाद कार्य अवश्य करते हैं। तो इसलिए हमें हाँ हाँ। चाहिए कि हम भी विचार करें। अब जैसे जी हमने इसी श्रृंखला में 5 प्रोजेक्ट किए हैं। पहला प्रोजेक्ट था यक्ष कथा, जो मेघदूत पर आधारित है, लेकिन मेघदूत का सामान्य अनुवाद नहीं है, भावानुवाद है। दूसरी जो हमने करी वो ऋतु संहार का नया अनुवाद किया नए तरीके से। फिर जी हमने ईशोवास्योपनिषद, कठोपनिषद वगैरह का के कुछ ऋचाएं लेकर के हमने उसका हिंदी में सहज अनुवाद किया, भावानुवाद किया। जी फिर हमने कुछ प्रचलित और आवश्यक श्लोकों को इकट्ठा करके उनका भावानुवाद किया, जो स्वस्तिका के नाम से आएगा। और जो उपनिषदों का अनुवाद किया है, वो वो भी किस नाम से हमने रखा, अभी नाम नहीं ध्यान, अभी नाम उसका निश्चित नहीं किया। तो ये हम कर रहे हैं। अभी जब इस कार्य को करने के बाद मैं जय गीत गोविंद पे काम कर रहा हूँ, जयदेव की। जी जी। संजीव जी, तो आपने सचमुच में कई दिशाओं में काम किया। कई दिशाओं का मेरा संदर्भ ये कि आपने विदेशी जमीन को भी देश में लाने की कोशिश की, देश की जमीन को विदेशों में पहुंचाने की कोशिश की। आपने किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के भी समग्र के सामने रखा। लोक भाषाओं और उनके साहित्य को भी, या लोक साहित्य को भी कहीं कहीं लाए। बाल साहित्य को लाने की कोशिश की। कई कई लेखकों को आपने एक मंच प्रदान किया हिंदी को समृद्ध करने की दिशा में। और सचमुच में ये लगता है कि आपके माध्यम से इतना जबरदस्त प्रकाशन हुआ है कि कहीं न कहीं ये लगता है कि हमारी संस्कृति ग्लोबल हो रही है, और ग्लोबल जो संस्कृति वो कहीं न कहीं हिंदी साहित्य में भी आ रही है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। अनेक दिशाओं में काम आपने किया है। मैं यद्यपि चेन्नई में बैठा हूँ और मुझे भी तमिल आती नहीं है, क्योंकि मैं भी उत्तर से गया हुआ हूँ। पर आपने बहुत सही बात कही कि यहाँ के जितने अ, अ, अच्छे लेखक हैं, और वे बड़ी श्रद्धा और बड़ी निष्ठा के साथ काम करते हैं, उनको कहीं न कहीं प्रकाशन की जरूरत है। तो ये आप अगर काम कर रहे हैं, उनको मंच दे रहे हैं,
मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमें भारत के किनारों को भी कहीं न कहीं सींचना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, तभी हिंदी भी समर्थ बनेगी और भारतीय भाषा ही बनेगी। आज आपसे इतनी दूरी से संवाद हो रहा है कि मैं खुद बड़ा अच्छा लग रहा है मैं कि आप अमेरिका में हैं और मैं यहाँ हूँ। मैं सर जी, दो बातें और बताना चाहूँगा। जी, इंडिया नेट बुक्स ने इंडिया में तो काम किया, वहाँ के जो लोकल साहित्यकार उनकी सेवा की, लेकिन प्रवासी भारतीयों की सेवा करने के लिए इंडिया नेट बुक्स एलएलसी के नाम से अमेरिका में भी एक कंपनी बनाई गई है ऑलरेडी, और वो तकरीबन 1 दर्जन किताबों का प्रकाशन शुरू कर चुके हैं। अच्छा, अच्छा, अरे वाह! साथ ही करीबन 100 से अधिक किताबों का किंडल वर्जन ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी, जो ग्लोबली अवेलेबल है। जी, तीसरी चीज़ ये है कि हम अभी तक प्रिंट मीडिया और किंडल यानी ई बुक्स का प्रकाशन कर रहे थे, अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं जनवरी में ऑडियो बुक्स। ये एक नई विधा होगी जो शायद कुछ ही लोगों ने किया अभी तक या किसी ने नहीं किया। इसके अलावा हमने अनुवाद को विशेष महत्व देते हुए और विभिन्न विधाओं को विशेष महत्व देते हुए एक सम्मान कार्यक्रम भी रखा है। पुरस्कार, हम 20 पुरस्कार जी, जी, प्रतिवर्ष देते हैं। पिछली बार 5 मार्च को हमने ये सम्मान समारोह किया था। अब की बार 11 को लोगों को 11 मार्च को एक सम्मान समारोह होगा, और हमने उसके लिए अब की बार प्रविष्टियां आमंत्रित की और 10 लोगों की कमेटी बना दी है। इन प्रविष्टियों के जी, आधार पर निश्चय किया जाए कि किसको कौन सा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो जी, हम जी। प्रेरित करने के लिए, साहित्य से में काम करने के लिए यंगस्टर्स को विशेष महत्व देते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि लोग आगे आए, बढ़ें और काम करें। नहीं, बहुत ही आपने पाठकों की दिशा में भी, लेखकों की दिशा में भी विदेशी देशी जमीन को लेकर के, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य को लेकर के, सब विधाओं को लेकर के काफी काम किया है। मैं आपको बताऊं कि मैं प्रोफेसर ही रहा और 40 मिनट से अधिक एक क्लास में लेता नहीं था। अब ये 60 मिनट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विराम देना अब चाहिए। विराम देना चाहिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस साक्षात्कार के लिए अवसर दिया, समय दिया और बहुत गंभीर बात हुई, इसमें कोई दुराय नहीं, अनेक मुद्दों को लेकर के बात हुई, जो आपके वैयक्तिक जो साहित्यिक जमीन है उसको भी खोलती है, आपके विचारों को खोलती है और एक लेखकों, पाठकों के लिए भी कहीं न कहीं दरवाजे खोल करके रखती है। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ कि मुझे भी आपने अनुस्वार हटा दीजिए, अनुस्वार हटा नहीं सकता क्योंकि पत्रिका आपकी और मुझे भी उसमें छपना है। लेकिन फिर भी आप सजीव, आपकी वजह से मैं सजीव हूँ और आप संजीव हैं, तो ये ज़रूर मैं अनुभव करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। और आशा करेंगे कि ऐसे ही आपका दर्शन मिलता रहे, और हम यथासंभव जो भी समृद्धि और सहयोग के लिए काम कर सकते हैं वो करते रहें। जी, जी। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली आइए कल और आपकी शुभ यात्रा मैं यहीं से बोलता हूँ। शुभागमन आपका, भारत में शुभ यात्रा आपके लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।